आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई यूनिट की जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जेई में और नीट में इस यूनिट से 2 सवाल बाई एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगले यूनिट्स को स्मूथ बनाने के लिए यह चैप्टर बहुत जरूरी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए इस यूनिट को बेहतरीन तरीके से हमें समापन की तरफ ले जाना है। बहुत अच्छे से इसका आगाज भी करना है, बहुत अच्छी शुरुआत भी करनी है, सो दैट आपका इंटरेस्ट इस यूनिट में बेहतरीन रहे, ताकि हम इसको अच्छे से फिनिश कर सके और हमारा केमिस्ट्री का भविष्य आगे आने वाली यूनिट्स के लिए बेहतरीन हो। बस इतनी सी बातें। चलिए तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। अब हम जब चैप्टर पहला लेक्चर शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो सबसे पहला प्रश्न जो इसके ऊपर उठता है कि स्ट्रक्चर तो ठीक है, ये एटम क्या है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज एन एटम। एक एटम क्या होता है। तो बच्चों देखो, एटम को अगर आप डेफिनेशन की टर्म्स में आंकेंगे तो एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एटम में एक पहचान और होती है कि या तो ये आपको अकेला मिलता है जैसे सोडियम, कार्बन, राइट, या फिर ये आपको झुंड में मिलता है, ग्रुप में मिलता है, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, राइट, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, क्लोरीन Cl2। तो ये होती है एक परमाणु यानी एक एटम की परिभाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया एटम क्या है, तो एटम के बारे में आप कहते हैं कि एटम जो है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. साथ ही साथ मैं चाहूंगा आप ये लाइन भी जरूर लिखें, एंड which may or may not exist independently, right? तो कुछ एटम्स अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे कार्बन रखता है, सोडियम रखता है, एल्यूमिनियम रखता है, मर्क्यूरी रखता है, कैल्शियम रखता है। लेकिन कुछ एटम्स अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, सो ऑन। तो एटम आपको अकेला भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और जो इसकी मेन लाइन है, ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इस बात को तो हम खारिज कर देंगे। यह बात डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में देखी गई थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स के टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि सबसे छोटा टुकड़ा तो वो खुद ही है। लेकिन क्या आपको लगता है यह बात सही है? क्या एटम के अंदर भी पार्टिकल्स नहीं होते? क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती? हाँ, तो एटम भी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और जब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, आप मान लीजिए कि उसकी कब्र खोद दी गई, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे लिए। अब यूं मान लीजिए आप, एटम्स आर डिविजिबल। ध्यान रखना, ये बात मैं नोट बना के लिख देता हूं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो ऐसा ठीक नहीं है। एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स डिविजिबल होते हैं बच्चों, एटम्स डिविजिबल होते हैं।
आपको मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। 35, ध्यान रखना, लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे एटम्स बने हैं वो 35 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिन तीनों के नाम सबने सुने होते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्योंकि तो एटम की जानकारी अगर आपको लेनी है तो ये 3 पार्टिकल्स पढ़ने के लिए काफी होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबको ये चीज क्लियर है और स्क्रीन पर प्रॉपर है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है इसके अंदर? अब चैप्टर में हम जबकि जानते हैं कि एटम भी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि 35 काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कि जिनको पढ़ लिया तो एटम की जानकारी मिल जाती है। तो आइए, अब कहानी कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इनको खोजा और उसके पीछे का क्या आइडिया है, क्या एक्सपेरिमेंट है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत बच्चों हम जब करेंगे, अब शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल है इन तीनों में, आप कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ केमिस्ट्री के काफी कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं और केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या था उसके पीछे का आइडिया, और कौन है वो मेन कंट्रीब्यूटर जिसकी वजह से आज हम इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। आइए, तो हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेन पेपर प्रॉपर रखिएगा, नोट करने वाली चीजें नोट करनी होती हैं, चैप्टर तभी तंदुरुस्त मजबूत बनता है। आइए तो बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। उसके लिए आपको यह सेटअप समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी जिसका नाम कैथोड रे ट्यूब है, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो पहले तो मैं एक लाइन लिखता हूं, आप ध्यान रखिएगा कि जो डिस्कवरी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो किस आइडिया पे बेस्ड है? वॉज बेस्ड ऑन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या आप कह लीजिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बच्चों, जो पुराने टेलीविजन्स थे, ओल्ड टेलीविजन्स थे, उनमें कैथोड पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो कैथोड रे ट्यूब, इसको CRT बोला जाता है। जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स हैं जिससे हमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है, वो ट्यूब CRT ही है, कैथोड रे ट्यूब उसको बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए। तो ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। इस ट्यूब के अंदर 2 मेटेलिक प्लेट फिट किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रिक प्लेट फिट किए गए हैं। एक ये प्लेट है बच्चों और एक ये प्लेट है। क्योंकि इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, तो इस प्लेट को बच्चों कैथोड कहेंगे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। और इस मेटेलिक प्लेट को, इस इलेक्ट्रिक प्लेट को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इस इलेक्ट्रिक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको एनोड बोलेंगे। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, ध्यान से सुनना कहानी।
जैसे ही बच्चों मैंने हाई वोल्टेज सोर्स, मैं आपको बताऊंगा इसकी रेंज क्या ली गई है, जैसे ही ये हाई वोल्टेज सोर्स सेटअप किया जाता है तो यहां पर इस ट्यूब के इस एंड पर स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर स्क्रीन है जहां पर ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई देता है। तो कहा यह गया कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं जो स्क्रीन पर गिर रही है, जिसकी वजह से ग्रीन ग्लो आ रहा है। रास्ते में हमें वो रेज दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन स्क्रीन पे जो ग्रीन कलर का जो फ्लोरेसेंस आ रहा है, जो ल्यूमिनेंस आ रहा है, जो ग्लो आ रहा है, उससे समझ में आता है कि रेज जो है वो सामने से आ रही होंगी। ये मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन शुरुआत हमें ऐसे करनी है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है, जो कॉन्सेप्ट था, ये जूलियस प्लकर का था। हालांकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने नहीं की है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो जूलियस प्लकर का था। ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, है ना बच्चों, जानना तो जरूरी है यार, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय जूलियस प्लकर, ठीक है, जूलियस प्लकर उनका नाम था। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो, तो जूलियस प्लकर उनको हम कहेंगे, उनका नाम है जिन्होंने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। अच्छा, उसके बाद जे थॉमसन ने इस आइडिया को उठाकर, इस एक्सपेरिमेंट को उठाकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की है। ध्यान रखिएगा, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज यूज्ड बाय किसने यूज किया बच्चों इसको? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किस लिए? टू डिस्कवर, इसी से उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इन्हीं का नाम आपको ध्यान रखना है। तो जे थॉमसन ने ऐसा सेटअप रखा, बता चुका हूं, इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, हार्ड ग्लास का बना होता है। यहाँ कैथोड प्लेट है, यहाँ एनोड प्लेट है। क्योंकि इसको कैथोड प्लेट कहा गया है क्योंकि ये प्लेट बच्चों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसको एनोड प्लेट कहा है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जे थॉमसन ने इसके अंदर गैस भरी, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या भरी है बच्चों? गैस भरी गई। जो गैस उन्होंने स्टार्टिंग में भरी उसका नाम हाइड्रोजन था, अभी मैं सब लिखूंगा। और गैस को लो प्रेशर पे रखा। हम जानते हैं गैसेस आर नॉन कंडक्टिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने यह कहा, यह साबित किया कि अगर गैसेस को लो प्रेशर पे रखा जाए, लो प्रेशर पर, तो दे कैन बी कंडक्टिंग, उनमें से करंट पास किया जा सकता है। यह विलियम क्रूक्स की बात है, यह बात भी मैं लिखवाऊंगा। तो जब यहां से रे निकली तो यहां पर स्क्रीन पे हमें ग्रीन ग्लो दिखाई दिया। अब उन्हीं रेस की बात करते करते, उन्हीं रेस को पढ़ते पढ़ते थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, gases can be conducting, gases can be conducting at low pressure। लो प्रेशर पे गैसेस को कंडक्टर बनाया जा सकता है। ये जो लाइन कही थी ना बच्चों, ये जो लाइन कही थी ना, ये विलियम क्रूक्स ने कही थी। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी मैं करवाऊंगा आज उसकी आप रीडिंग प्रॉपर कर लेना बच्चों, बाकी टेंशन नहीं है। विलियम क्रूक्स ने यह बात कही थी कि गैसेस को कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। ये पहले आपको लिख लेना है सब कुछ,
इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, राइट। अब मैं आपको इस सेटअप को समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, फिर मैं लिखवाऊंगा आपको। तो आपको समझ में आया, हाई वोल्टेज सोर्स को जब सेटअप किया गया तो यहां पर एक स्क्रीन रखी हुई है, इस पे ग्रीन कलर का ग्लो आने लगा। कौन से कलर का बच्चों? ग्रीन कलर का ग्लो आने लग गया स्क्रीन पर, जिससे समझ में आता है कि वहां से, यानी कहां से, कैथोड की तरफ से रे आ रही होगी, जो कि एनोड के पीछे रखी गई स्क्रीन पर ग्रीन ग्लो दिखाती है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए लाइन शुरू करता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान देखना बेटा। व्हेन हाई वोल्टेज सोर्स, ध्यान देखना बेटा, व्हेन हाई वोल्टेज सोर्स, अब कितने का था ये हाई वोल्टेज सोर्स आपको पता होना चाहिए, ऑफ 10 kV टू 20 kV। 10 kV मीन्स 10 किलो वोल्ट, यानी 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट था उसका वोल्टेज। व्हेन हाई वोल्टेज सोर्स इज सेटअप, देन, तब क्या हुआ बेटा, तब क्या हुआ? देन ग्रीन ग्लो, ध्यान रखना, देन ग्रीन ग्लो अपीयर्स ऑन स्क्रीन। अब वो स्क्रीन किस चीज की बनी हुई थी? ऑन ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और रखी कहां गई थी बच्चों? ये प्लेस्ड बिहाइंड एनोड, प्लेस्ड बिहाइंड एनोड। मतलब ये हुआ, दैट इज इनविजिबल रेज निकली कैथोड से, तभी तो एनोड के पीछे रखी गई स्क्रीन पर ग्लो आ रहा है। दैट इज इनविजिबल रेज वर एमर्जिंग, निकल रही थी कहां से? फ्रॉम कैथोड। दीज वर कॉल्ड, इनको कहा गया बच्चों कैथोड रेज। क्या कहा गया? दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज, इनको कैथोड रेज कहा गया। आई होप सबको क्लियर है कि इनको कैथोड रेज कहा गया। बेटा जो लिख रहा हूं सब लिख लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है, रीडिंग प्रॉपर करनी है, सब बढ़िया हो जाएगा, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज सोर्स सेटअप किया गया, तो जो एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी हुई है उस पर ग्रीन ग्लो आने लगा, जिसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जो ये ग्लो होता है इसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं, कि लाइट उस पर गिरती है तो ग्लो करने लग जाता है, उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कैथोड से रेज निकल रही थी, उन रेज को बोला गया कैथोड रेज। क्या कहा गया बच्चों? कैथोड रेज। आइए अब इन्हीं कैथोड रेज के बारे में अपने को बातें करनी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आओ चलो अब आप हेडिंग बना लो, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। उसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना होगा, ठीक है, ताकि मैं फुल पेज का इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। चलिए आओ, हेडिंग आप बना लेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। और इन्हीं को पढ़ते पढ़ते देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, आइए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हमसे पूछी जाए, सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से एमर्ज होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, राइट राइट। ध्यान रखिएगा, दीज रेज एमर्ज फ्रॉम कहां से निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं। और किसकी तरफ जाती हैं? टुवर्ड्स एनोड। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है?
सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं। अगर इस सेटअप की बात करूं तो इस सेटअप में ऑब्जर्व किया गया कि जो ये रेज होती हैं कैथोड से जब वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर ग्रीन ग्लो छोड़ती है, उससे पता चलता है दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। तो ध्यान रखिएगा, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, राइट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और क्या खास बात है इसमें, जब ये स्ट्रेट चलती हुई जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर गिरती हैं तो ग्रीन ग्लो दिखाती हैं, उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस होता है किसी भी पार्टिकल का ग्लो करना जब लाइट उसके ऊपर गिरती है, ठीक है, उसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे आप किसी शहर में जाते हैं, रात हो रखी है, आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट है जब किसी बोर्ड पर पड़ती है तो वो ग्लो करता है, इसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है, या फलाना दूरी 15 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, या आगे टोल है। इस तरह कुछ सिग्नल्स जो रोड पे लिखे होते हैं, जिस पे जैसे ही लाइट इस पे गिरती है ये ग्लो करते हैं, और ये फ्लोरेसेंस का ही एग्जाम्पल है। एक शब्द और होता है, आपको पता होना चाहिए, फोस्फोरेसेंस। फोस्फोरेसेंस ये होता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में जाता है वो ग्लो करता है। अंधेरे में ग्लो कर रहा है, लाइट नहीं गिरी है उस पर, वो बाय इट्स ओन ग्लो कर रहा है, उसे फोस्फोरेसेंस कहते हैं। जैसे रिस्ट वॉच होती है, काफी रिस्ट वॉचेस जैसे अंधेरे में आपको देखना हो तो उसकी जो निडल्स होती हैं वो ग्लो करती हैं अंधेरे में, ये फोस्फोरेसेंस होता है। या कोई खिलौना होता है, या टैटूज होते हैं काफी जो डार्क में जाते हैं तो ग्लो करते हैं, या ट्रैक सूट होता है जब अंधेरे में जाता है तो ग्लो करता है, शूज होते हैं अंधेरे में जाते हैं तो ग्लो करते हैं। काफी ऐसी चीजें आजकल आती हैं, ये फोस्फोरेसेंस है। और जिस पे लाइट गिरने पर ग्लो होती है चीज, वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा बातें कर ली बच्चों हमने इसके ऊपर, ज्यादा बातें कर ली हमने इसके ऊपर, ठीक है। तो आपने को ध्यान से समझना है कि क्या होता है। एक सेकेंड सेटअप कर लेते हैं। यस, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये रेज चलती हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। चलो आओ लिख लो, these rays produce fluorescence on zinc sulfide screen। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। अगर ये ज्यादा गहरी बात हो जाएगी अगर हम ये बात करें जो मैं करने वाला हूं। अगर स्क्रीन ना हो, ZNS की स्क्रीन ना हो, सिर्फ ग्लास ही हो, तो ग्लास पे फोस्फोरेसेंस आता है। चलो कोई नहीं, हम इसी वर्ड पर रहते हैं, फ्लोरेसेंस को ग्लो कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ग्लो, जब लाइट उस पर गिरती है किसी चीज पर और वो ग्लो करता है, उसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, इसका मतलब सर ने बताया ग्लो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, बच्चों ध्यान से सुनना। अब ये रेज जो होती है ना, जब ये ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और अगर आप इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड दो, मतलब कि ट्रेवलिंग रेज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, मतलब अगर आप इस सेटअप को समझें, इस सेटअप को समझेगा बच्चों, अगर आप इस सेटअप को समझें तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, मतलब यहां पर अगर मैं पॉजिटिव रे लगा दूं, पॉजिटिव प्लेट, और यहां नेगेटिव प्लेट लगा दूं, मतलब यहां पॉजिटिव प्लेट लगा दूं और यहां नेगेटिव प्लेट लगा दूं, तो आप देखोगे ये जो रेज है ना वो ऐसे चलेंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि उनका झुकाव पॉजिटिव की तरफ है। इसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, जिससे ये साबित होता है कि कैथोड रेज में चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और जो रे पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से मेरी बात सुनिए, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, मतलब कि यहां पर मैंने रखा नॉर्थ पोल मैग्नेट का, यहां पर मैंने रखा मैग्नेट का साउथ पोल, तो ये रेज फिर डिफ्लेक्ट होंगी।
यानी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर ये रेज अपने रास्ते से भटक जाती हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बच्चों, दीज रेज, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दीज रेज get deflected in the presence of, right बच्चों, in the presence of electric and magnetic fields, in the presence of electric and magnetic fields। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज these rays move towards positively charged plate, showing that, जिसे साबित होता है, showing that these rays have पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो इससे साबित होता है दीज रेज हैव, यस बच्चों, दीज रेज हैव नेगेटिव चार्ज। आई मेरी बात समझ में? ये रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे साबित होता है कि इनमें चार्ज होता होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाता है तो पॉजिटिव की तरफ भागती है, तो इससे साबित होता है इन पर कौन सा चार्ज है बच्चों, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप इसका, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ध्यान सुनना बेटा, मैं सेटअप को दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इस ट्यूब में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये जो रेज हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल नहीं करती। चलो और बात करते हैं बेटा। इसमें खास बात क्या है कि अगर रास्ते में इस कैथोड रे ट्यूब के बीच में कहीं भी मैंने कोई थिन शीट रखी, थिन शीट, तो ये रेज उसको पेनिट्रेट कर देती हैं, और थिक शीट रखी तो उसकी शैडो बना देती हैं। जैसे मान लीजिए यहां से रे आ रही है, यहां पर मैंने कोई थिन शीट रखी तो ये उसको पेनिट्रेट कर देंगी, थिन शीट को, और थिक शीट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो टकरा के वापस जाएंगी, तो उसकी इमेज बन जाएगी। थिक शीट की ये शैडो कास्ट कर देती हैं, लेकिन थिन शीट्स में से ये पेनिट्रेट हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो लिख देते हैं बच्चों इसको, these rays penetrate through thin sheets placed in their path। इनके रास्ते में जो रखी जाएंगी रेज, शीट्स, उसमें से ये पास हो जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। बट दीज रेज कास्ट शैडो ऑफ थिक शीट्स। मेरी बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी कि ये जो रेज होती हैं, ये, एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये रेज थिन शीट्स में से पेनिट्रेट हो जाती हैं, लेकिन थिक शीट में से नहीं हो पाती हैं, उसकी शैडो बन जाती है, ठीक है। बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा। आओ आगे बात करते हैं। 6 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया गया इस सेटअप के अंदर, ध्यान देखना बेटा, इस सेटअप के अंदर
बीच में एक व्हील पैडल रखा गया, बीच में एक व्हील पैडल रखा गया, ठीक है, ध्यान देखना। और वो व्हील पैडल रोटेट करने लग गया, वो व्हील पैडल क्या ऑन करने लग गया बच्चों, रोटेट करने लग गया। मतलब ये पैडल जो है वो रोटेट करने लग गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये पैडल जो है बच्चों क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। इसका मतलब ये जो रेस कैथोड में से निकल रही है ये इस व्हील से टकराई होंगी और ये रोटेट करने लग गया। इसका मतलब इस रे के अंदर पार्टिकल्स हैं। समझे? ये मटेरियल वेव है, मटेरियल वेव समझते हैं, इसके अंदर पार्टिकल है, ये मैटर वेव है। इस रे के अंदर पार्टिकल्स हैं, तभी वो जो लाइट व्हील पैडल है ना वो गोल गोल घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इस कैथोड रे के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। चलो उस पॉइंट को लिख देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे, ध्यान देखना। ये जो रेज होती हैं, दीज रेज रोटेट पैडल व्हील, ठीक है, प्लेस्ड इन देयर पाथ। और लाइट पैडल व्हील होता है बेटा, ये नहीं कि ट्रक का टायर रख दोगे और क्या दोगे सर देखो घूम ही नहीं रहा है, ठीक है। इतना बड़ा वैसे ट्यूब भी नहीं होता है और इतना दिमाग भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना जी। तो दीज रेज रोटेट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इससे प्रूव होता है दैट इज दीज रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये रेज पार्टिकल से बनी हुई है। पीछे मैं किसी पॉइंट में प्रूव कर चुका हूं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और अब मैं बोल रहा हूं कि ये रेज पार्टिकल से बनी हुई है। तो दोनों पॉइंट को जोड़कर समझ में आ रहा है कि कैथोड रे एक्चुअली पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो बात करेंगे एक बार इस पॉइंट्स को एंड कर दें एक बार, अभी तो प्रॉपर्टीज ही लिख रहे हैं। अगला पॉइंट देखना बेटा, ये रे जब गैस में से पास हो रही है तो गैस को आयनाइज कर रही है, तभी तो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। ये रे जब गैस में से पास हो रही है, आपको मैं बता चुका हूं ये गैस लो प्रेशर पे यहां रखी गई है, जब ये रे गैस में से पास हो रही है तो ये गैस को आयनाइज कर रही है। यानी अगर इसमें हाइड्रोजन गैस की मैं बात करूं, हाइड्रोजन गैस स्टार्टिंग में रखा गया है एक्सपेरिमेंट में, तो हाइड्रोजन गैस को आयनाइज किया जा रहा है और हाइड्रोजन आयनाइज होकर क्या बनता है, H पॉजिटिव, और उसमें से पार्टिकल निकल रहा है, उसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। समझे कि नहीं? तो इतना भी नहीं समझ में आता तो इतना समझ लीजिए कि जिस गैस में से ये रे जाती हैं उस गैस को ये आयनाइज कर देती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं, दीज रेज आयनाइज a gas through which it passes या through which it pass, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है, आगे बढ़ जाओ। ये रे जब हार्ड मेटल से टकराती हैं, देखो सेटअप एक्सपेरिमेंट में सब कुछ किया गया है, मैं कैथोड रे की आपको प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं। और कोई बच्चा सोचे ये तो लाइट चीजें हैं, हल्की चीजें हैं, लेस इंपॉर्टेंट, तो बेटा बहुत गलत है। आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यू हैव टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस, राइट। अगर अभी आप परेशान हो जाएंगे चैप्टर में तो समस्या होगी। चैप्टर बहुत बड़ा है यार आगे, और बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें आपको इसमें सुनने और समझने को मिलेंगी। तो हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, फिर कभी गप्पे शप्पे लड़ाएंगे चैप्टर के ऊपर। अभी हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। तो ये रेस जब किसी हार्ड मेटल से टकराती हैं तब एक्स रे प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी रे? एक्स रे। जब ये किसी हार्ड मेटल से टकराती हैं, दीज रेज प्रोड्यूस
एक्स रेज when they strike any hard metal, किसी हार्ड मेटल से जब टकराती हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे कॉपर हार्ड मेटल है उससे टकरा जाए, या टंगस्टन से टकरा जाए, या क्रोमियम से टकरा जाए, ऐसे मेटल से ये टकरा जाए तो ये एक्स रे प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक्स रे प्रोड्यूस करता है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। बेटा खास बात इस कैथोड रे की ये होती है कि ये रेज जब फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं, अब बच्चा बोलेगा सर फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? तो 10th क्लास में आपने डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पढ़ा है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है कि प्रिज्म में से जब लाइट जाती है व्हाइट लाइट वो 7 कलर में टूट जाती है। तो जिस स्क्रीन पर आपने वो 7 कलर ऑब्जर्व किए हैं उस स्क्रीन का नाम है फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। और AgBr का आपने 10th क्लास में फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ा है कि AgBr को अगर सनलाइट मिलती है तो AgBr डिकंपोज हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमाइड में। आई होप आपको पता होगा। सेम रिस्पॉन्स ये भी देता है कि जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरता है तो फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैकन कर देता है। ब्लैकन, फोटोग्राफिक प्लेट किससे बना हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड से। उसको ये डिकंपोज कर देता है। और सबको पता है डिकंपोजिशन रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करके होती है, या इसका मतलब ये हुआ कि इस रे में हीट भी है। इस रे के अंदर कमाल की बात है, इस रे के अंदर हीट भी है। तो ध्यान रखिएगा, दीज रेज ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट। मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। दैट इज, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट बना होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है? सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं कैथोड रे दे दूं, अगर सिल्वर ब्रोमाइड से कैथोड रेज टकरा जाए तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा वो टूट जाएगा सिल्वर में और ब्रोमीन में। इसका मतलब ये हुआ, ये तो डिकम्पोजिशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हीट ही है जिससे डिकम्पोजिशन होता है। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज दीज रेज प्रोड्यूस हीट। ये हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है? ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए? इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आप सबको ध्यान रखना है कि ये कैथोड रे की खास बात है। और भी खास बात मेरे को बतानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात बतानी है, वो तभी आपको पता लगेगी जब हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है? तो मेरी बात एक और सुन लो। इस कैथोड रे जो होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, इसको इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं है कि अंदर कौन सी गैस है। इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं अंदर चाहे कोई सी भी गैस हो। तो ये पॉइंट भी मैं लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो 10th पॉइंट जो है मैं जो लिखवाना चाहता हूं वो ये पॉइंट है कि दीज रेज आर इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन अ ट्यूब। ठीक है, नेचर ऑफ अ गैस टेकन इन अ ट्यूब। और ना ही इस चीज पर डिपेंड करती है कि कैथोड किससे बना है, एंड ऑल्सो डू नॉट डिपेंड ऑन जिस कैथोड में से ये निकल रही है उस चीज पे भी डिपेंड नहीं करता कि कैथोड बना किससे हुआ है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के बाद, बाय ऑब्जर्विंग दीज प्रॉपर्टीज,
ये साबित हुआ, इट वॉज प्रूव्ड दैट देखो अंदर गैस थी, गैस आयनाइज हुई, और गैस जब आयनाइज हुई तो उसने अपने अंदर से पार्टिकल निकाला, उस पार्टिकल ने व्हील को घुमाया, उस पार्टिकल की वजह से रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, उस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, इट वॉज प्रूव्ड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उन्हें बोला गया इलेक्ट्रॉन, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, वो मास केजी में कितना है, ग्राम में कितना है, एएमयू में कितना है, वो सब हमें आगे बात करनी है। आज के लेक्चर में जो हमने चर्चा की है, क्योंकि आज के लेक्चर में इतनी ही बात करनी है बेटा, ठीक है ना। आज के लेक्चर में मैंने बात की थी यहां से कि एक एटम क्या होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखो क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को चैप्टर तैयार करना है तो लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपके सिलेबस की शुरुआत है, तो अगर आप अभी से भागना शुरू करेंगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने पहले बात की कि एटम क्या होता है, ये कहा कि एटम्स तो डिविजिबल है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मैंने बोला चलो डिस्कवरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो किया किसने था, जूलियस प्लकर ने। और इस सेटअप के अंदर अंदर गैस भरी गई लो प्रेशर पर। तो मैं आपको भी बता देता हूं जो लो प्रेशर था वो कितना था। वो जो लो प्रेशर था वो लगभग 10 की पावर -2 mmHg है। आप इसको लिख लीजिएगा और सेटअप बना लेना। 10 की पावर -2 mmHg प्रेशर रखा गया, बहुत लो प्रेशर रखा गया, क्योंकि लो प्रेशर पे गैसेस कंडक्टिंग होती हैं। तो इसमें से रेज पास हुई और वो रेज कैथोड से निकल रही हैं। ये साबित हुआ कि एनोड के पीछे जो स्क्रीन रखी हुई थी उस पे ग्रीन ग्लो आ रहा है, जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इन कैथोड रेज की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसके स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी सारी कैथोड रे की, राइट, जिसको आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता तो इनकी स्लाइड्स बना सकता था, लेकिन एक बच्चे को फील दिलवाने के लिए टीचर जब खुद लिखता है बोर्ड पर तो आई थिंक उस बच्चे को फील ज्यादा मिलता है कि हाँ चीज ओरिजिनल चल रही है और मुझे ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये है, अपना ध्यान रखना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है। तो चलिए अगले लेक्चर में बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे पता लगाया गया और कैसे खोजा गया प्रोटॉन को। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तभी आगे केमिस्ट्री स्मूथ चलेगी। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।